हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो भी कैंडिडेट सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, इवन सिविल सर्विसेज का आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये ऐसे आपको ये काम में आएगा। इनफैक्ट जो भी आप ये सिर्फ ऐसे, ऑब्वियसली ये ऐसे के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन वॉर इन 21st सेंचुरी यदि देखो तो आइदर आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो या फिर और आप कहीं भी मान के चलो कि क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपके लिए ये जरूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं 21st सेंचुरी में ये इस टाइप का सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि इतने लंबे समय तक डायरेक्ट उस फॉर्म में वॉर चलेगा, और वो भी एक तरह से सो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका जो यूक्रेन है वो भी न्यूक्लियर कैपेबल था, लेकिन इसने न्यूक्लियर अपने आर्सेनल जो है वो डिस्कार्ड कर दिए। तो ये ऐसे एक्चुअल में एक एस्पिरेंट के द्वारा लिखा गया है। वो ऑलरेडी 20 वाले में उन्होंने इंटरव्यू दिया, बस जस्ट फ्यू मार्क्स से उन्होंने मिस किया, लेकिन 2021 में फाइनल इनका सिलेक्शन होगा, ये श्योर है। रैंक व्हाट्सोएवर रहेगा, इनका 21 में सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत अच्छे डिजर्व करते हैं और ऑलरेडी सिविल्स का मेंस भी दे चुके हैं। तो आई एम श्योर कि इस ईयर में 21 में इनका बहुत अच्छा रैंक आना चाहिए। तो ये उन्होंने ऐसे ऑब्वियसली है, मैंने उन्हें लिखने के लिए बोला था, फिर मैंने इसको अपने फॉर्म में इन द सेंस कि उसको टाइप फॉर्म में उसको किया, और जहाँ जो भी है कॉमा और ये सारी चीजें थोड़ी बहुत, अदरवाइज वो उनके एज सच ऐसे ये है। ठीक है। तो देखो, बहुत कैंडिडेट का क्या होता है कि ये ऐसे कैंडिडेट में से हैं कि आप कोई भी होमवर्क दो उसको टाइमली करके देते हैं। इनफैक्ट समटाइम इफ आई विल गिव मोर टाइम, बट ही विल डू बिफोर टाइम। इनफैक्ट जैसे मैं शुभम शर्मा के बारे में भी कहता था ना आपको, उसके पहले ही जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इन जनरल है कि मैं जब सिलेक्शन जब तक नहीं होता है तो मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि वंस रिजल्ट आपका हो जाता है तो एवरीवन विल नो। तो जैसे मैं शुभम शर्मा के बारे में बोलता था ना कि रैंक व्हाटसोएवर होगा, इनका सिलेक्शन होगा, तो सेम सिचुएशन लाइक ही इज द पर्सन। और देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे इस समय एस्पिरेंट्स हैं। आई एम फॉर्चुनेट कि ऐसे लोग जुड़े हुए हैं हमसे। ऐसे कई सारे हैं, कम से कम 30-40 ऐसे हैं, क्रीम हैं इस समय, जो डायरेक्ट प्रॉपर गाइडेंस में हैं। आई आई होप कि ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो इनका हम ऐसे ये डिस्कस करते हैं, जो वॉर इन 21st सेंचुरी। तो ये देखो, वॉर इज वॉरिसम, इट इज द मोस्ट ब्रूटल मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड विद द वर्ल्ड नाउ being more democratic and multilateral, दिस स्नेक वेरी रेयरली रेजेज इट्स हुड। यस, आज के डेट में यदि हम हिस्ट्री को उठा करके देखें, इफ वी लुक बैक इन हिस्ट्री, वी फॉट सो मेनी बैटल्स बट वॉर, बट नाउ ए डे इट इज रेयरली। Yet, war have molded the way we look and comprehend our history, right from tribal expansionary forms to the post 9/11 US war on terrorism। इनिशियल टाइम में देखो कि जो वॉर होते थे या जो फाइटिंग होती थी, वो दो चीजों के लिए, आइदर आप जो एक्सपेंशन कर रहे हो और या फिर रिसोर्सेस को प्लंडर कर रहे हो। तो आइदर आप जो भी है एरिया एक्सपेंड करोगे और या प्लंडर करोगे। और एक तीसरा ये होता था कि जो कुछ सिचुएशंस में जो कहते हैं ना ईगो क्लैश, कि इवन इफ देर इज नो एक्सपेंशन पॉलिसी, दो देर इज नो लूटिंग पर्पज, बट स्टिल देर वॉज क्लैश ऑफ ईगो। ओके, दैट वॉज हैपनिंग। सो वी ऑल वी विल सी इन दिस। Go on our days when war were fought to expand empire and to loot resources rich region. Obviously these two are main important aspect before. Nowadays in the era of United Nations, most of the conflicts are resolved on the table। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम आपसी बातचीत में, इवन देखो दो कंट्री कोई भी हो,
जो कंट्री खुद वॉर कर रहा है वो भी ये चाहेगा कि हम जो है पीसफुल तरीके से, अब फॉर एग्जांपल चाइना एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाता है अभी भी आज के डेट में, लेकिन फिर भी क्या ये बोलेगा कि आपसी बातचीत से समस्या का समाधान करना चाहिए। इंडिया एंड पाकिस्तान फॉट मेनी वॉर इन द सेंस वॉर वाइटल व्हाटसोएवर, लेकिन फिर भी दोनों इस पक्ष के हैं कि जो भी है शांति से किए जाने चाहिए, क्योंकि वॉर एट द एंड ऑफ द डे इज नॉट अ सॉल्यूशन, बट समटाइम्स war becomes inevitable. This is when polarities arise and the good has to triumph over the bad. In the modern world, three factors drive humanity to war. These are ideology, political greed, and financial gains. ठीक है, financial gains. And across the globe, minor and major conflicts are amalgamation of these three factors. तो ये आइदर आइडियोलॉजी इन द सेंस कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद का सिचुएशन को देखोगे तो उसमें आइडियोलॉजी बहुत मायने रख रहा था, जो कोल्ड वॉर आप देख रहे हो। पॉलिटिकल ग्रीड इन द सेंस कि एक तरह से जो हम अपने प्रभुत्व जमाए, अब ये प्रभुत्व सिर्फ देखो आइडियोलॉजी एक सेपरेट है, एक पॉलिटिकल ग्रीड का मतलब इन द सेंस है कि हम एज ए सुपर पावर के तौर पे हैं, और दूसरा एक फाइनेंशियल गेन्स। एंड अक्रॉस द ग्लोब माइनर एंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स आर अमलगमेशन ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स, यानी इन तीनों फैक्टर से ही ये प्रॉब्लम होता है। Can I take a serious example? For instance, the country has been war torn for decades now. The Islamic State presses on religious fundamentalism, यानी कि आइडियोलॉजी बेस्ड, while the president, यानी कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, सिक्स पॉलिटिकल कंसिडरेशन। सो फॉर एग्जांपल सीरिया के बसर अल असाद जो हैं, तो सिक्स पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। इन द मिक्स ऑफ दिस ऑल, while hungry nations are fueling one side or the other, the result of this all is still destruction. कहीं ना कहीं जो आपका आइडियोलॉजी या तो है या ऑयल पेट्रोलियम। इनफैक्ट हम 20 सेंचुरी में, यदि 20th सेंचुरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद यदि यूएस ने पूरी दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ऑब्वियसली यूएस इज सेइंग कि द सो कॉल्ड चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, बट इट हैज created more instability in the world rather than providing stability. तो कहीं ना कहीं वो एक पेट्रोलियम बहुत मायने रखता था, और आज के डेट में यूएस डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि उसको अब अपना पेट्रोलियम मिल रहा है। When a nation goes to war, it does not merely lose men and money. War has multifold implications. It leaves voids of those who are gone and affect those who are in the present. वो कहते हैं ना कि वॉर होगा तो कुछ लोग उसमें मार्टर हो जाते हैं या मारे जाते हैं, व्हाट्सएवर आप किस साइड से चीजों को देख रहे हो। कुछ लोग दिव्यांग हो जाते हैं, कुछ लोग अपने हाथ पैर लूज कर जाते हैं, कुछ फैमिली है जिनका ओनली ब्रेड अर्नर लूज कर जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बुढ़ापे का सहारा छीन जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मकान दुकान सब नष्ट हो जाते हैं। करा डिस्पाइट इट बीइंग सच ए menace, fighting war as mentioned earlier is sometimes unavoidable. कुछ समय ऐसे आते हैं जबकि अच्छे जो कंट्री हैं उनको भी फाइट करना पड़ता है। एंड विद मॉडर्न साइंस बीइंग लाइक एन अनियन अंडर पीलिंग, मीन्स है कि साइंस इवॉल्व हो रहा है। अभी देखा जाए तो इतने आगे हम होने के बावजूद भी अभी हमारे पास लगता है कि हम अभी स्टार्ट ही किए हैं। ह्यूमैनिटी इवॉल्व्स इट्स वॉरफेयर स्टैंडर्ड्स, नो डाउट। यदि डेवलपमेंट हो रहा है तो साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी, वो जो कहते हैं ना विकास और विनाश के जो बीज हैं एक ही जगह से निकलते हैं। टुडे वी नो लॉन्गर फाइट द ट्रेंच वॉर ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, nor do we use aerial bombing as the main weapon like in World War II. War in the modern era is hybrid. It isn't only fought on borders with soldier firing guns. Globalization brought in an unseen but omnipresent iron fist that dictates geopolitics. We call this fist trade and commerce. Obviously ये भी एक बहुत बड़ा important factor है। In today's world, we don't need to send missiles to country and still we can cripple it
through economic sanctions. Similarly, a cyber hacker sitting in a remote, inaccessible basement can cause irreparable damage via nuclear information, stealth, uh, election manipulation, or information breach. Almost all of these factors of hybrid warfare use unrest in the world at present. कोई भी हो, वो किसी भी तरीके का वार आप फाइट करो, जस्ट इमेजिन करो कि फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, उसके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ग्रिड को हैक कर लिया जाए, तो वो वॉर से कम बुरी सिचुएशन नहीं होती है। कोई हॉस्पिटल है, बैंकिंग सिस्टम है, सारी चीजों को यदि ठप पड़ जाए, तो वो वॉर के जो डिवेस्टेशन होते हैं उससे कम ये नहीं होगा। US is using economic sanctions. The Kremlin is often accused of unethical and vicious cyber tactics. To quote a more recent example, let us take the Ukraine-Russia issue. Since NATO is not coming directly to war and USA has backed out too, there is a hidden European hand still supporting Ukraine. यूक्रेन एक तरह से यदि आज हम देखें तो पूरे ये 1 महीने हो गए, इन द सेंस की 24th ऑफ फरवरी को वॉर स्टार्ट हुआ और अभी ये सिचुएशन चल रहा है। इसका मतलब है यूक्रेन अकेले फाइट नहीं कर रहा है, देयर आर हिडन हैंड विच इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ यूक्रेन। With Russia exhausting precious time in making deeper advances, Ukrainian government has been mighty successful in painting a dirty portrait of Russia. Every day, numbers of Russian damage and losses are projected via social media. This has the twin effect of sending a message of resilience and garnering global sympathy. कहीं ना कहीं जो चीजों को देखोगे तो जो रसिया भी है उसने मिस कैलकुलेट कर दिया कि जो रसिया ने सोचा हम इतना बड़े सुपर पावर हैं, लेकिन उसकी फोर्सेस जो हैं वॉर के लिए शायद तैयार नहीं थी। आप वॉर के लिए कहीं भी है तो फोर्सेस को आप प्रॉपर टाइमिंग दोगे। जैसे आप इंडिया के केस में ही देखो, जब सैम मानेकशॉ आर्मी के चीफ थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन्होंने इंदिरा गांधी ने बोला था 1971 में कि चलो अटैक करना है सैम, तो बोले अभी नहीं, अभी करेंगे तो एक चीज की मैं गारंटी देता हूं, हार की, डिफीट की, लेकिन आप टाइम दीजिए तो हम वॉर जीतेंगे। यूक्रेन शायद रसिया ने मिस कैलकुलेट किया, मिस एडवेंचरस स्टेप लिया कि इसने कैलकुलेट चीजों को नहीं किया, अपने फोर्सेस को। अनदर काइंड ऑफ वॉर इज दैट फॉर्म एन आर्म ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर ऑफ 21st सेंचुरी इज आइडियोलॉजिकल वॉर। ऑलरेडी हमने देखा कि आइदर आइडियोलॉजी है आपका मायने रखता है, या फिर आपका जो पॉलिटिकल माइलेज, जो पॉलिटिकल आप डोमिनेशन चाहते हो, और तीसरा या तो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके हैं। A clear example of this can be seen in Kashmir, where Pakistan trained militants are planted to destabilize the region. The killed militants are then given the misnomer of martyrs to continue hiring more scapegoats in order to achieve an impossible goal. और जो कहते हैं ना कि सदी जाओ और जन्नत नसीब होगा, यदि जो वो हमारे यहाँ जो कहते हैं ना अपने यहाँ कि वीर भोग्य वसुंधरा, तो वही पाकिस्तान में जो भी जो आका उनके टेररिस्ट के हैं, हम किसी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जो वहां के लोग जो बैठे हुए जिनके अपना मकसद पूरा हो रहा है, तो उनको लगता है कि जन्नत नसीब होगा तुम्हें यदि शहीद हुए तो। दिस इज व्हाट the theory of bonding through thousand skirts resonates, that if we cannot win a frontier battle, invoke a hybrid battle। वो जो पाकिस्तान को लगता है कि हम कन्वेंशनल वॉर में इंडिया को हरा नहीं सकते हैं, तो ठीक है, इसी तरीके से करा कि लास्टली, ठीक है, लास्टली द मोस्ट ड्रेडेड वेपन ऑफ टुडेज वॉरफेयर इज न्यूक्लियर पावर। Weapons of mass destruction have a deep-rooted debate about their existence. Some despite their use for obvious humanitarian reasons, which some claim that they are a necessary evil to exert pressure. वो जो कहते हैं ना कि एक तरह से जो न्यूक्लियर वेपन है ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं सम टाइम इट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ पीस।
But the bottom line of this weapons usage is that it is simply not practical to employ nuclear weapon and expect stability. Because if a nation uses atomic bomb or nuclear bomb weapon, the moral grounds can never be justified. And the one who suffers its wrath goes in a state of shock for centuries to come. जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे शहर हैं जहां न्यूक्लियर वेपन गिराया गया। तब का न्यूक्लियर वेपन और आज के न्यूक्लियर वेपन काफी आज के वेपन सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। आज जो है डिफरेंट कैलिबर के न्यूक्लियर वेपन हैं जो मोर डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम टेंजिबल एंड intangible war factors, the soft power phenomena also shapes the worst of war at times. This may sound bizarre to a layman, but if we do a multidimensional analysis of the same, the results are astonishing. Take Hollywood movies for an example. They are watched all over the world, providing billions of dollars to US filmmakers. But this is not the only good they do to America. What they indirectly do is projecting Americans as stalwarts of human rights with courageous soldiers and secret agents. They are saying na, कि we are champion of democracy. We are protecting the rights of people, millions. And then everyone can relate with Ethan Hunt of Mission Impossible series. Maybe you have seen. This is how soft power works in the favor of countries. Last slide. As innovations continue to pour in, wars become increasingly destructive. Mankind sits on a volcano which is always susceptible to eruption. So हम कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर वेपन और डेंजरस वेपन्स बना रहे हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद चीजें कंट्रोल हो सकती थी, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक ग्रीड है, हमारी इन द सेंस की कुछ लोग जो बिजनेसमैन हैं, यूएस के बिजनेसमैन या फिर जोसेफ स्टालिन का जो आइडियोलॉजी, बहुत सारे लोगों ने ये इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। और वी आर ऑन वोल्कानो, मे बी इट इज डोरमेंट बट इट कैन इरप्ट एनी टाइम। Hence, the need to streamline our efforts to a greater good, which is also sustainable. This means while we continue to consolidate our military might and adopt a hybrid tactics of warfare, we also send a message of no war to the world. As Sanju argues in his celebrated treatise, The Art of War, appear strong when weak and weak when strong. जो सिचुएशन है, हम ऐसा नहीं है कि सो गांधीयन फिलॉसफी ऑलवेज इज नॉट वर्किंग दिस टाइम। फॉर एग्जांपल, इवन इफ जस्ट इमेजिन करो कि यूक्रेन ने अटैक नहीं किया लेकिन फिर भी रसिया ने अटैक किया, बट ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की भी गलती नहीं है। जब वॉर होता है तो एक बहुत अच्छा किसी ने बोला है कि व्हेन वॉर स्टार्ट्स, ट्रूथ इज द फर्स्ट थिंग विच इज किल्ड। जो फर्स्ट ट्रेजेडी होती है वो ट्रूथ के साथ होता है, कि देयर इज नो ट्रूथ प्रिवेलिंग, देयर इज ऑलवेज हेट्रेड, देयर इज ऑलवेज मिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड against each other, there is always enmity. Those people in normal time, they will meet in friendly manner, hostility is created, so it is not a solution. So you should see the things, you should know, you should read. The more you read, the more you write, better it will be. सम कैंडिडेट्स के साथ मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो सक्सेस हो जाते हैं वो बहुत तुर्रम खान है, दिस आई से ऑलवेज। लेकिन जो सक्सेस होते हैं वो मेहनत से कभी नहीं डरते हैं। मैंने बताया कि एन नंबर ऑफ कैंडिडेट ऐसे हैं, रिजल्ट कितने होते हैं, लिमिटेड होते हैं। हर एग्जाम में देखो, अभी फॉर एग्जांपल सिविल्स का या मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज कहा जाता है, 10 लाख अप्रॉक्स स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, 5 लाख के आसपास एग्जाम देते हैं, उसमें डिपेंडिंग ऑन कितने सीट्स हैं 8-10-12,000 लोग का प्री होता है, यानी कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसका 1% प्री हो रहा है। फिर उसका एक तरह से जितने लोग मेंस दे रहे हैं उसका 1/5 जो है वो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं।
यानी कि 0.15% के आसपास जितने लोग एग्जाम इनफैक्ट जो फॉर्म भरते हैं उसके 0.1% रिजल्ट होता है, 1% भी नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं है कि जो हो रहे हैं वो अलग दिमाग लेकर के आए, नहीं। वो वर्क करने के लिए रेडी रहते हैं, वो मेहनत करने के लिए रेडी रहते हैं, वो अपना प्रॉपर तरीका से टाइम यूटिलाइज करने के लिए रेडी रहते हैं, उन्हें जो वर्क दिया जाता है वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ये कैंडिडेट इफ थिंग्स आर गोइंग एट राइट ट्रैक, देन ऑब्वियसली असिस्टेंट कमांडेंट के लिए तो आई एम 100% श्योर कि रैंक व्हाटसोएवर होगा। If things are okay, then he will qualify in CSE also in coming day. Obviously, he has already written mains and उसमें से little improvement की जरूरत है, otherwise he deserves that. ओके ठीक है। फिर आपको यदि टेस्ट वगैरह देना है, आपको कुछ भी इश्यूज है, तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। आप जितना एफर्ट पुट करोगे उसका फायदा जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।